14 जुलाई 1789। सो आज की वीडियो स्पेशली स्टेट को लेकर है। सो यस, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज माया और एक डिमांडिंग वीडियो है जिसमें मैं आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन की पूरी स्टोरी शॉर्ट में बताने वाली हूँ। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, ऊपर से बात करते हैं। तो बेसिकली 14 जुलाई 1789 हमें इस डेट पर पहुंचना है। जितने भी इंसिडेंट होंगे वो सब इसी डेट पे आने के लिए। तो इस डेट को हुआ क्या था? इस दिन फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई थी। 7000 मैन एंड वुमेन एक साथ हुए थे और उन्होंने बेस्टाइल जेल को तोड़ दिया था। और बेस्टाइल जेल को तोड़ने के बाद वहां के कमांडर को मारने के बाद वहां पे 7 प्रिजनर थे, उनको रिलीज कर दिया था। देन उसके बाद जो उसके रिमेनिंग पार्ट्स थे बेस्टाइल जेल के, उसको मार्केट में जाके बेच दिया था और लोगों ने उसे खरीदा भी था, ये सोच के कि वाओ, हमने किंग को हरा दिया। सो ये है क्या? आखिर मैं क्या बता रही हूँ, कुछ नहीं समझ आ रहा। तो इसलिए मैं आपको एक स्टोरी बताने वाली हूँ लुई 16 और कौन कौन से कैरेक्टर है उन सबको लेकर। तो बात करते हैं 1774 की। तो लुई 16 20 ईयर एज में किंग बनता है और उसकी वाइफ होती है मैरी एंटोनी, जो ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस होती है। जब वो किंग बनता है तो उसकी ट्रेजेडी होती है, वो पूरी तक से इम्पिटी होती है, जिसकी वजह से वो टैक्स इंक्रीज करने की बात करता है, क्योंकि भाई देश को चलाना पैसा तो चाहिए और पैसा कहाँ से आता है? टैक्स से। अब फ्रेंच सोसाइटी तीन मतलब ऐसे डिवाइड थी, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट। फर्स्ट और सेकंड को बर्थ से प्रिविलेज थी, जो क्लर्जी और नॉबिलिटी थी, एंड थर्ड स्टेट्स में कॉमन पीपल थे, आर्टिस्ट, पीजेंट, ये सारे पीपल, लॉयर, बिजनेसमैन। बट कंडीशन ये थी कि थर्ड स्टेट को ही टैक्स पे करना है। इवन थर्ड स्टेट को 2 टाइप्स ऑफ टैक्स पे करना है, टेथ और टेलिंग। और जिसकी वजह से आप खुद ही सोचो, थर्ड स्टेट के साथ गलत हो रहा है ना, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो इसीलिए थर्ड स्टेट के मेंबर आगे चल के रेवोल्यूशन लेकर आएंगे किंग के अगेंस्ट में। तो हमें वहीं तक पहुंचना है कि अभी हमें पढ़ना क्या है। तो 5 मई 1789 को लुई 16 क्या बुलाता है? स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाता है एंड उसमें वो टैक्स इंक्रीज करने की बात करता है। जैसे वो टैक्स इंक्रीज करने की बात करते हैं वैसे थर्ड स्टेट के मेंबर मीटिंग को छोड़ देते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड रखते हैं। फिर वो 20 जून 1789 को थर्ड स्टेट के मेंबर टेनिस कोर्ट में मिलते हैं एंड डिसाइड करते हैं हमें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए और लुई 16 को नहीं झेल सकती। तो जिसके बाद इन दोनों के बीच में घमासान युद्ध स्टार्ट हो जाता है, लुई 16 वर्सेस थर्ड स्टेट। अब थर्ड स्टेट के मेंबर्स को 2 रूमर्स सुनने को मिलती है। एक तो ये ओपन फायरिंग की परमिशन देती है लुई 16 ने, और दूसरा लॉर्ड्स ने ब्रिंगर्स हायर करे, गुंडे हायर करे उनकी क्रॉप्स को खराब करने के लिए, और उन्हें और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। और ये इंसिडेंट पहुंचता है 14 जुलाई 1789 को। भाई देखो, अगर ट्रुप से फाइट करनी तो वेपन तो चाहिए। तो इसीलिए जो थर्ड स्टेट के मेंबर होते हैं 7000 मैन एंड वुमेन एक साथ होते हैं। देन वो पेरिस सिटी में वही बेस्टाइल जेल को तोड़ देते हैं, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को तोड़ देते हैं, वेपन सर्च करते हैं और इन द एंड बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो जाती है, बहुत ज्यादा खून खराब होता है। इन द एंड फिर लुई 16 मान जाता है कॉन्स्टिट्यूशन मनाक के लिए, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन मनाक तो रहेगा अदरवाइज उसकी जिंदगी भी नहीं बचेगी। सो यहाँ पे जो थर्ड स्टेट के मेंबर होते हैं वो खुद को नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर देते हैं। अब लेजिस्लेटिव पॉजिटिव कौन है? नेशनल असेंबली। लॉ मेकिंग कौन करेगा? नेशनल असेंबली। 4 अगस्त 1789 को कुछ चीजें चेंज की जाती है, जैसे अबॉलिश द बर्थ प्रिविलेज, जो बर्थ प्रिविलेज दी गई तो उसे हटा दिया जाता है। चर्च के लोगों को चर्च से उनकी लैंड ले ली जाती है, कॉन्फिस्केट कर ली जाती है, और इतना सब कुछ करने पे ही फ्रांस में 2 बिलियन लिब्रे इकट्ठे हो जाते हैं। ओह, आपको पता नहीं होगा, वहाँ पे 3 बिलियन लिब्रे का डेप्थ होता है फ्रांस के ऊपर, क्योंकि उसने पैलेस ऑफ वर्साइल के मेंटेनेंस पे बहुत खर्चा आता है, और दूसरा फ्रांस ने हेल्प करी होती है अमेरिका की इंडिपेंडेंट होने में। ठीक है, तो यहाँ पे इतनी स्टोरी काफी है। अब आगे बात कर लेते हैं कि होता क्या है। सो नेशनल असेंबली पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन रेडी करती है 1791 में। उस कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रॉब्लम्स होती है। बेसिकली वो प्रॉब्लम क्या होती है कि वो एक्टिव और पैसिव सिटीजन का कॉन्सेप्ट लेकर आती है। जो एक्टिव सिटीजन उनके पास राइट टू वोट है, बट पैसिव सिटीजन के पास राइट टू वोट नहीं है, और यहीं से उनकी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है नेशनल असेंबली की। सो जो पैसिव सिटीजन होते हैं वो न्यू पॉलिटिकल ग्रुप्स बनाते हैं, लोअर क्लास सेक्शन से बिलोंग करते हैं, और यहीं पे एक ग्रुप अराइज होते हैं जिसे हम बोलते हैं जैकोबिन क्लब, जिसके लीडर होते हैं मैक्सिमिलियन रॉबिस्फेयर। यहाँ तक क्लियर? ओके, तो जैकोबिन क्लब, अब हम बात करते हैं यहाँ से। तो जो नेशनल असेंबली होती है उसकी ज्यादा चलती नहीं है, बिकॉज फर्स्ट स्टेट के जो एक्टिव सिटीजन होते हैं जिनके पास राइट टू वोट होता है, तो पैसे सिटीजन के साथ उनकी लड़ाइयाँ स्टार्ट हो जाती है। फिर आगे चल के काफी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, फूड शॉर्टेज हो जाती है फ्रांस में, नेशनल असेंबली की ज्यादा चलती नहीं है। देन फूड शॉर्टेज हो जाती है और सबका ब्लेम जाता है लुई 16 के ऊपर। और जो लुई 16 होता है, पहले तो जो जैकोबिन क्लब के मेंबर होते हैं वो क्या करते हैं, उनके पैलेस में पहुंचते हैं, उनके गार्ड को मार देते हैं और लुई 16 को अरेस्ट कर लिया जाता है विद वाइफ। ठीक है, यहाँ तक स्टोरी क्लियर। अब जो जैकोबिन क्लब है उसके हाथ में पावर आ जाती है और एक पीरियड आता है जिसे हम बोलते हैं रेन ऑफ टेरर, आतंक का समय, 1793 to 94। जो मैक्सिमिलियन रॉबिस्फेयर होता है बहुत ही क्रूल होता है, बहुत ही जो उसकी पॉलिसी होती है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट होती है। उसका कहना सिंपल सा होता है, जो भी मेरी पॉलिसी के अगेंस्ट है उसे गिलेटाइन कर दिया जाएगा, और यस इन द एंड वो खुद भी गिलेटाइन हो जाता है। तो बताते हैं होता क्या है। सो लुई 16 को तो पहले टियर्सन में देशद्रोही के आरोप में उसे गिलेटाइन कर दिया जाता है। गिलेटाइन क्या है? गिलेटाइन बेसिकली एक मशीन है जिसके 2 पोल्स होते हैं और बीच में ब्लेड होती है, जिससे एक पर्सन को भी डेट कर दिया जाता है, मीन सर कदम कर दिया जाता है। सो लुई 16 और उसकी वाइफ को गिलेटाइन कर दिया जाता है। दैन मैक्सिमिलियन रॉबिस्फेयर अच्छी पॉलिसी बनाता है, काम अच्छे करता है वो, जैसे ब्रेड के रेट फिक्स कर देता है, एक ही आटे के सब लोग एक ही आटे का ब्रेड खाएंगे, ऐसी ऐसी चीजें करता है। मैम सर की जगह सिटीजन कंसीडर किया जाएगा सबको, बट वुमेन को अभी भी कोई वैल्यू नहीं दी जाती मैक्सिमिलियन रॉबिस्फेयर के पीरियड में भी। इवन वुमेन के साथ तो बहुत ही गलत होता है, जो मैं एंड में बताऊंगी। सो जो मैक्सिमिलियन रॉबिस्फेयर होता है बहुत ही स्ट्रिक्ट होता है और वो बहुत सारे लोगों को गिलेटाइन कर देता है, जो भी उसके अगेंस्ट गया उसे गिलेटाइन कर दिया जाएगा अगर कोर्ट में वो गिल्टी पाया गया तो। फिर इन द एंड जो उसकी 3 मेंबर्स होते हैं उनके साथ उसकी नहीं बनती और मैक्सिमिलियन रॉबिस्फेयर को कोर्ट में पहुंचाया जाता है, दैन उसे भी गिलेटाइन कर दिया जाता है। तो मैक्सिमिलियन रॉबिस्फेयर का पीरियड भी यहाँ पे खत्म होता है। अब आती है डायरेक्टरी। पहले नेशनल असेंबली उसने डिस्क्रिमिनेशन किया, बट जो ये डायरेक्टरी होती है बेसिकली प्रोस्पेरियस सेक्शन ऑफ सोसाइटी होती है, क्या बोलते हैं,
हायर क्लास पीपल होते हैं, वेल्दीस्ट पीपल होते हैं, ठीक है, तो ये डायरेक्टरी बनाती हैं और अब किसी एक पर्सन के हाथ में पावर नहीं होती। सो बेसिकली 2 लेजिस्लेटिव असेंबली बनाई जाती है और 5 डायरेक्टरी, 5 एग्जीक्यूटिव मेंबर्स होते हैं। बट होता क्या है, इनके बीच में भी लड़ाइयाँ स्टार्ट हो जाती है, जिसका फायदा उठाता है नेपोलियन बोनापार्ट। और जो नेपोलियन है वो भी पहले मिलिट्री डिक्टेटर होता है, देन वो अपने आप को ऐसे स्टैब्लिश कर लेता है और आगे चल के वो एम्परर घोषित कर लेता है अपने आप को फ्रांस का 1804 में। और यहाँ से स्टोरी कंटिन्यू होती है कब, 10th क्लास में, द राइज ऑफ नाजिज्म इन यूरोप में। ओके, सो इतनी स्टोरी में हमें ये चीज तो समझ आ गई कि लुई 16 ने गलती करी, मैक्सिमिलियन रॉबिस्फियर भी गिल्टाइन हो गया, नास असेंबली को भी काफी दिक्कतें फेस करनी पड़ी, एंड जो डायरेक्टरी होती है जब उन्हीं के बीच में नहीं बनती तो उसका फायदा उठाता है नेपोलियन बोनापार्ट। बट इस सब में वुमेन की क्या कंडीशन थी, तो मैं आपको वुमेन की भी बता देती हूँ। सो देखो, मैंने स्टार्टिंग करी थी 14 जुलाई 1789, जब 7000 मैन एंड वुमेन उस टाइम रेवोल्यूशन का पार्ट थी, ठीक है। जब मैन वॉर में थे तो वुमेन घर भी संभालती थी, बाकी काम भी करती थी। वुमेन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही थी, बट उसको कोई भी वैल्यू नहीं कर रहा था। तो जब जैकोबिन क्लब, पॉलिटिकल ग्रुप्स अराइज हुए थे, तब वुमेन ने भी अपने क्लब बनाए थे। तो 2 क्लब उनके बहुत फेमस थे, 60 से ज्यादा क्लब उन्होंने भी बनाए थे अपनी डिमांड्स के लिए, राइट्स के लिए। ऑल तो वुमेन को बहुत सारे राइट्स दिए गए थे, लाइक डिवोर्स लेने का राइट था, एजुकेशन लेने का भी राइट था। आगे चल के ये सारी चीजें चेंज करी थी गवर्नमेंट्स ने, बट उनके पास राइट टू वोट नहीं था, जिसके उन्होंने बहुत ज्यादा फाइट करी। और ये उन्हें वोटिंग राइट मिलता है 1946 में जाके, तो काफी लंबी फाइट करी। और इसी पीरियड में जैकोबिन क्लब के टाइम पे जैकोबिन क्लब ने जितने भी वुमेन क्लब थे उनको बैन कर दिया था, और अगर कोई अगेंस्ट आता भी था उसको गिलेटाइन कर दिया जाता था, जिसमें एक पर्सन है जिसका नाम है ओलंपी दी गॉर्जेस। एक वुमेन है जो मैक्सिमिलियन रॉबिस्फियर की पॉलिसी के अगेंस्ट गई और इसे गिलेटाइन करना पड़ा, ठीक है। तो ये थी वुमेन की कंडीशन। तो वुमेन को इतनी जल्दी राइट टू वोट नहीं मिला, 1946 में जाके मिला। और इस चैप्टर में एक और टॉपिक इंपॉर्टेंट है, वो है स्लेवरी सिस्टम। सो मैक्सिमिलियन रॉबिस्फियर के पीरियड में कुछ टाइम के लिए स्लेवरी सिस्टम को अबॉलिश कर दिया गया था, बट नेपोलियन ने आके फिर से रीइंट्रोड्यूस कर दिया और 1848 में जाके स्लेवरी सिस्टम का एंड हुआ। अभी स्लेवरी सिस्टम है क्या, तो बेसिकली जिससे लोगों को नौकर बना के जो काम करवाया जाता था। तो होता क्या था, यहाँ पे ना ट्रायंगुलर ट्रेड होता था, अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका के बीच में ट्रायंगुलर ट्रेड। तो होता क्या है, जो यूरोप के लोग होते हैं वो अफ्रीका से लोगों को नौकर बना के शिप्स में भर के कैरेबियन लेकर आते थे। वहाँ पे कुछ 3 कॉलोनीज थी, फ्रेंच कॉलोनीज थी, वहाँ पे अफ्रीकन लोगों को भेजते थे, वहाँ पे उनसे क्रॉप्स ग्रो करवाते थे, मेनली सुगर केन, टबैको, कॉफी, ये सारी, ठीक है। और इस वजह से काफी ज्यादा जो पीपल्स होते हैं उन्हें फेस करना पड़ता था। तो मैक्सिमिलियन रॉबिस्फियर ने इस चीज को बैन कर दिया, बट उसकी गवर्नमेंट ज्यादा देर तक चली नहीं। बट नेपोलियन जब आया 1804 में, तो उसने दोबारा से रीइंट्रोड्यूस कर दी स्लेवरी सिस्टम। बट 1848 में बहुत मेहनत करने के बाद स्लेवरी सिस्टम का एंड होता है और यहीं पे इस चैप्टर का एंड हो जाता है। दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको ये पूरी स्टोरी डिटेल में जाननी है तो कमेंट करो, मैं इसकी डिटेल वीडियो भी बना दूंगी। और अब बताना मुझे कमेंट में कि आपको कौन सी वीडियो मीन्स कौन से चैप्टर की समरी देखनी है। दैट्स इट, बाय बाय।